जिस काम के लिए यहाँ लाए हो। मैंने नीतू को चिढ़ाते हुए कहा। आपका मन नहीं है? नीतू ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। मैंने नीतू को एकदम से मेरे नीचे किया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेबी ये सब सुहाग रात तक बचा रहा हूँ मैं। वो रात हमारी एक दूसरे को सौंप देने की रात होगी, मैंने कहा। और अगर वो रात नहीं आई तो? नीतू ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने चिंता जताते हुए कहा। कल हम आपके घर जा रहे हैं ना, आपको लगता है कि मेरा पास जानकार आपके सब घर वाले मान जाएंगे? उन्होंने अगर इस शादी से मना कर दिया तो, हमें मार दिया तो? मरना तो मैं सह लूंगी पर आपकी जुदाई नहीं सह सकती, नीतू ने कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझ आया? रही हमें अलग करने की तो उसका उन्हें, मेरे घर वालों को कोई हक नहीं है। हमारी शादी तो होकर रहेगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। तो मेरे लिए क्या फिर से अपना घर छोड़ दोगे? नीतू बोली। हाँ, मैंने इतना कहा और नीतू की आंखों में आंखें डाले देखने लगा। वो कुछ कहने वाली थी पर चुप हो गई। उसके होंठ कांपने लगे थे और उसने मुझे किस करने के लिए अपनी बाहों को मेरी गर्दन पर लॉक कर लिया और मुझे अपने होठों पर झुकाने लगी। मैंने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उसके दाएं गाल को चूम लिया। नीतू मुस्कुरा दी और बोली, वैसे आपको सुबह वाली किसी कैसी लगी? बहुत अच्छी, और आगे से मुझे ऐसे ही जगाना, मैंने हंसते हुए कहा। हम दोनों उठे और नीतू ने गिलास में वाइन डाली और खाने के लिए जो स्नैक्स लिए थे वो खोले और मैं वॉशरूम में फ्रेश होने गया। फ्रेश होकर आया तो नीतू पलंग पर बेड पोस्ट को सहारा लेकर बैठी थी और टीवी जोर से चल रहा था। मैं भी जूते उतारकर उसकी बगल में बैठ गया। टीवी की आवाज कम कर दो वरना लोग सोचेंगे कि यहाँ गर्मागर्म प्रोग्राम चल रहा है, मैंने हंसते हुए कहा। सही है, उन्हें लगना भी चाहिए, नीतू ने हंसते हुए कहा। कुछ देर बाद नीतू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरा सर अपनी गोद में रखा। मेरी शर्ट का काला पकड़कर नीचे की तरफ किया जिससे मेरी गर्दन उसे साफ नजर आने लगी। धीरे धीरे उसने अपने होंठ मेरी गर्दन पर रखे और धीरे धीरे अपनी जीभ से चुभलाने लगी। पता नहीं उसे इसमें क्या मजा आता था पर अगले 10 मिनट तक वो इसी तरह मेरी गर्दन के मांस के टुकड़े को कभी धीरे से काटती, कभी उसे चुभलाती और कभी उसे चूसने लगती। 10 मिनट बाद जब नीतू ने मेरी गर्दन पर से अपने गुलाबी होंठ हटाए तो जितना हिस्सा उसके मुंह में था वो लाल हो चुका था और नीतू के मुख के रस की तार मेरी गर्दन और उसके होठों को जोड़े हुए थी। मेरी आंखें बंद थी जो ये बता रही थी कि मुझे कितना मजा आ रहा है। मैं सीधा होकर तकिए पर सर रख कर लेट गया और अपने दोनों हाथ खोलकर नीतू को अपने पास बुलाया। नीतू का डर 1 सेकंड में फुर हो गया और वो आकर मेरे सीने से लिपट गई और हम दोनों ऐसे ही लेटे रहे। जब नीतू के दिल की धड़कन सामान्य हुई तो मैंने उसके कान में खुसफुसाती हुए कहा, मेरा बेबी डर गया था। आपको क्या लगा कि मैंने थोड़ा अटकते अटकते कहा और ये सुन नीतू ने हाँ में सर हिलाया। आव मेरा बेबी, डोंट वरी। फिर हम ऐसे ही लिपटे सो गए। वाइन की कुछ खुमारी थी, बाकी नीतू के जिस्म की गर्माहट जिसने मुझे और नीतू को सुला दिया। शाम 5 बजे डैडी जी का फोन आया, तब हम उठे और मुंह हाथ धोकर निकले और घर पहुंचे। कपड़े बदल कर हम सब निकले। आगे मैं और डैडी जी बैठे थे और पीछे नीतू और मम्मी जी। पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम सब अंदर जा रहे थे कि मैंने एक कॉल का बहाना बनाया और 10 मिनट के लिए बाहर रुक गया। मैं जल्दी से अंदर आया तो नीतू की नजरें बस मुझे ही ढूंढ रही थी। सॉरी जी, वो घर से कॉल आया था, मैंने डैडी जी को झूठ बोलते हुए कहा। नीतू घर का कॉल सुनते ही थोड़ा चिंतित हो गई। मैंने गर्दन ना में हिलाकर उसे कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है, तब जाकर उसे इत्मीनान हुआ। खाना ऑर्डर हुआ और वहाँ बॉलीवुड के गाने बजने लगे। कोई शोर शराबा नहीं था, बस सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। इधर मम्मी जी ने मेरी गर्दन पर लाल निशान देख लिया और पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, एक मच्छर ने काट लिया। ये सुनते ही नीतू ने टेबल के नीचे से मुझे पैर मारा और मैं हंसने लगा। डैडी जी मेरी बात समझ गए और वो भी हंस पड़े। नीतू ने जब उन्हें हंसते हुए देखा तो वो शर्म से लाल हो गई। फिर डैडी जी ने शादी की बातें शुरू की। वो मेरे घर आना चाहते थे और मैंने उन्हें कहा कि कल नीतू को मिलवा कर वापस आता हूँ और फिर आप सब मिल लीजिएगा। इतने में खाना आया और हमने खाना शुरू किया। डेजर्ट ऑर्डर करने के बाद मम्मी जी और नीतू वॉशरूम चले गए और मुझे जी से कुछ पूछने का मौका मिल गया। डैडी जी, एक बात पूछनी थी, मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्या हुआ बेटा, बोलो। डैडी जी ने मुझे इजाजत दी, फिर भी मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, वो मैं नीतू को अभी प्रपोज करना चाहता था। डैडी जी ने कहा, भाई इसमें पूछने की क्या बात है। कुछ देर बाद जब नीतू और मम्मी जी आए तो मैंने खड़े होकर नीतू का हाथ पकड़ लिया और उसे बैठने नहीं दिया।
मैं एक घुटने पर झुका और जेब से रिंग की डिब्बी निकाली और कहा, थोड़ा बुद्ध हूँ, थोड़ा स्टूपिड हूँ, थोड़ा पागल हूँ, पर जैसा भी हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? नीतू खुशी से कूद पड़ी और हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना बायां हाथ आगे कर दिया। मैंने नीतू को अंगूठी पहनाई और उठ के खड़ा हुआ। नीतू फौरन मेरे गले से लग गई और बोली, आई लव यू। मम्मी डैडी भी उठ खड़े हुए और हमें अपने गले लगा लिया। बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत सारा प्यार दिया। डेजर्ट आ गया था और वो खाने के बाद डैडी जी ने जबरदस्ती बिल पे किया। फिर हम घर आ गए। मम्मी जी ने सबको सोने के लिए कहा क्योंकि कल सुबह नीतू और मुझे घर के लिए जल्दी निकलना था। पर नीतू कहाँ सोने वाली थी। चेंज करने के बाद मैं पानी पीने किचन जा रहा था कि वो मुझे खींचकर सोफे पर ले आई। टीवी ऑन करके हम दोनों बैठ गए। ड्राइंग रूम में आज काफी सर्दी थी पर नीतू ने सारी तैयारी कर रखी थी। नीतू ने एक डबल वाला कंबल अपने और मेरे ऊपर डाल दिया। अपने घुटने उसने अपनी छाती से चिपका लिए और मेरे कंधे पर सर रखकर टीवी देखने लगी। बेबी, आज रात सोना नहीं है क्या? मैंने खुसफुसाते हुए कहा। नीतू ने ना में गर्दन हिलाई और कंबल के अंदर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया। 10 मिनट बाद मम्मी जी नीतू को बुलाने आई। बेटी सो जा और सागर को भी सोने दे, कल सुबह तुम दोनों को जाना है। मम्मी मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, नीतू ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मम्मी जी मुस्कुरा दी और सोने चली गई। उनके जाते ही नीतू ने मेरी गोद में सर रख दिया। वैसे बेबी, थैंक यू, मैंने कहा। क्यों? नीतू ने पूछा। आपने मेरा इतना ध्यान रखा, एक पल भी मेरा ध्यान साक्षी पर जाने नहीं दिया। उसके लिए, मैंने कहा तो नीतू मुस्कुरा दी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, आज रात हम यहीं सोते हैं? क्यों बेबी? मैंने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। बस ऐसे ही, आज आपसे अलग सोने को मन नहीं कर रहा है। मैं समझ गया कि उसके मन में कल के लिए डर पैदा हो चुका है। बेबी कल कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने नीतू को आश्वासन दिया पर उसका दिल इस आश्वासन को मानने वाला नहीं था। कल अगर हम नहीं रहे तो कम से कम ये रात तो याद रहेगी ना? नीतू की आंखें छलक आई। मैंने नीतू को उठा के बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। तुम्हें पता है, आज ही मैंने मम्मी डैडी से वादा किया है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आने दूंगा। और तुम हो कि रो रही हो, क्यों मुझे झूठा बना रही हो? आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो तब भी मर जाऊंगी, नीतू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। किसी को कुछ नहीं होगा, मैंने कहा, पर इस बार मेरी बात में वजन कम था। मैं मन ही मन तैयारी कर चुका था कि अगर हालत बिगड़े और हालत ऐसे बने जैसे तब बने थे जब भाभी वाला कांड हुआ, तो मुझे कैसे भी करके नीतू को बचाना है। उसे मेरी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। उस कांड के बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सुबह नहा धोकर तैयार हुए और नाश्ता करके मैं और नीतू मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेकर निकले। मम्मी डैडी ने कहा था कि अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो वो खुद चलकर बात करेंगे, और हम दोनों बस मुस्कुरा कर हाँ में गर्दन हिलाकर रह गए थे। घर के बाहर से ऑटो किया और ऑटो मैंने बैठते ही नीतू ने मेरा हाथ थाम लिया। आज नीतू की पकड़ में कठोरता थी और डर भी छलक रहा था। ऑटो से हम बस स्टैंड उतरे और फिर बस में बैठ गए। बस में भी नीतू ने हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने नीतू का हाथ एक बार चूमा और नीतू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब बस हॉल्ट के लिए रुकी तो मैंने घर फोन कर दिया। जी पिताजी, मैं बस रास्ते में हूँ। हाँ जी, मेरे साथ ही है जी, 1 बजे तक पहुँच जाऊंगा। आप सब घर पर ही हैं ना? जी ठीक है, ओके जी। मैंने कॉल काटा और नीतू बोली, क्या कहा पिताजी ने? वो पूछ रहे थे कि अपने बिजनेस पार्टनर को साथ ला रहा है ना। और फिर मैंने पूछा कि सब घर पर ही है ना, तो उन्होंने कहा कि सब हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर नीतू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे थे। मैंने नीतू को कसकर अपने गले लगा लिया और नीतू ने जैसे तैसे खुद को संभाला। कुछ समय बाद बस ने हमें बस स्टॉप उतारा और वहां से 15 मिनट की वॉक थी। मैं और नीतू हाथ पकड़े चल रहे थे और हर एक कदम आगे बढ़ाते हुए दोनों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जब मुझे घर दूर से दिखाई देने लगा तो मैंने बात शुरू की। बेबी, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे? हाँ, नीतू ने एकदम से कहा। प्रॉमिस? मैंने पूछा। प्रॉमिस, नीतू ने आत्मविश्वास से कहा। अगर अभी हालात बिगड़े और बात मरने मारने की आई तो आप यहाँ से भाग जाओगे। मैं जितनी देर तक हो सकेगा सबको रोकूंगा, पर आप बिना पीछे मुड़े भागोगे। मेरे अलावा यहाँ आपको कोई नहीं जानता, आपके घर का पता कोई नहीं जानता, तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगे, समझे? मैंने एक सांस में कहा। ये सुनते ही नीतू एकदम से ठिठक कर रुक गई।
उसकी आंखें भर आई और वो ना में गर्दन हिलाने लगी। नीतू, आपने अभी प्रॉमिस किया था ना? पर नीतू अब भी ना में गर्दन हिला रही थी। मैंने नीतू के दोनों कंधे पकड़े और उसे समझाया, बेबी, मैंने मम्मी डैडी को प्रॉमिस किया था। मेरा परिवार कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता, ये सिर्फ एक इमरजेंसी प्लान है। कम से कम आप भागकर मेरे लिए मदद तो ला पाओगे ना? प्लीज, इस सब में आपको कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज मेरी बात मानो। आपको मेरी कसम, मेरे पास जो भी तर्क थे मैंने वो सब दे डाले, पर नीतू नहीं मानी। मरना है तो साथ मरेंगे, नीतू ने रोते हुए कहा। नीतू की बात सुनकर मुझे उस पर गर्व हो रहा था। वो पीठ दिखा के भागना नहीं चाहती थी, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हालात से लड़ना चाहती थी। मैंने नीतू के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर फिर से घर की ओर चल दिया। जब घर करीब 50 कदम की दूरी पर रह गया तो नीतू ने मेरा हाथ छोड़ दिया ताकि हमें कोई ऐसे न देख ले। आखिर घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा ताऊ जी ने खोला। जहां मुझे देखकर उन्हें खुशी हुई, वहां जैसे ही उनकी नजर नीतू पर पड़ी उनकी खुशी फाख्ता हो गई। वो बिना कुछ बोले अंदर आ गए और आंगन में सबके साथ बैठ गए। ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, भाभी और भैया, ये है नीता साहिवाल, मेरी बिजनेस पार्टनर, जिसने मेरे मुश्किल समय में मुझे संभाला और फिर अपने साथ बिजनेस में पार्टनर की तरह काम करने का मौका दिया। ये सुनने के बाद ताऊ जी को इत्मीनान हुआ। उन्हें लगा था कि मैं और नीता शादी करके यहाँ आए हैं। नीतू ने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और एक एक कर सबके पांव छुए। सबने उसे आशीर्वाद दिया और खासकर माँ ने उसे अपने गले लगा लिया। बेटी, मेरे पास शब्द नहीं है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है, माँ ने रुंधे गले से कहा। माँ, एहसान कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, नीतू ने बड़े प्यार से माँ से कहा। अश्विनी उस वक्त सबसे पीछे खड़ी थी और चूंकि मैंने अश्विनी से नीतू का तारुफ नहीं कराया था, इसलिए वो सड़ी हुई सी शक्ल लेकर पीछे खड़ी रही। नीतू उसके पास नहीं गई और गोपाल भैया से नमस्ते करके वापस मेरे साथ खड़ी हो गई। बहू बेटा, चाय रखो, ताऊ जी ने भाभी से कहा, पर मैंने भाभी को रोक दिया। भाभी रुक जाओ, आप बैठो, कुछ बात करनी है, मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। पिताजी, कुछ दिन पहले आपने कहा था ना शादी कर ले, तो मैंने नीतू से शादी करने का फैसला किया है। मैंने एक गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा। घर वाले कुछ कहते उसके पहले ही अश्विनी पीछे से बोल पड़ी। अच्छा, ये तो वही है ना जिनके पति के यहाँ आप पहले ऑफिस में काम करते थे? उसी पति ने कोर्ट में डाइवोर्स का केस किया था और कहा था कि तुम्हारे इनके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। ये सुनते ही मैं गुस्से से उठने लगा तो नीतू ने मेरा हाथ पकड़ के रोक दिया। उसे भी जानना था कि अश्विनी के मन में कितना जहर भरा है। और हाँ, वो बम्बई जाना, ट्रेन में इनका आपकी गोद में सर रख कर लेटना प्रकाश भैया के चाचा ने भी तो देखा था ना। फिर एक ही होटल में, एक ही कमरे में मिस्टर एंड मिसेस सागर मौर्य बनकर रात बिताना, ये सब भी तो बताओ, अश्विनी बोली और फिर वही घिनौनी हंसी उसके होठों पर आ गई। ये सब सुनकर सारे घर वाले अवाक मुझे देखने लगे। ये सच है कि मैं नीता के पति के ऑफिस में ही काम करता था, पर तब हमारा रिश्ता सिर्फ एक मालिक और नौकर का था। मुंबई जाने का प्लान बॉस ने बनाया था और मुझे फंसाने के लिए उसने मुझे इनके साथ भेजा था। ट्रेन में कुछ नहीं हुआ, वहां मेरी गोद में इनका सर रख कर लेटना सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारी बोगी में 2 गुंडे जैसे लड़के थे जो नीता को गंदी नजर से देख रहे थे। हमने बस मिल के नाटक किया ताकि वो कोई गलत हरकत न करें। मुंबई पहुंचते पहुंचते हमें देर रात हो गई थी। वहां कोई होटल नहीं मिला तो मजबूरन हमें एक कमरे में रात गुजारनी पड़ी, वो भी अलग अलग बिस्तर पर। पिताजी, ताऊ जी, आप तो मुझे जानते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं कभी किसी की मजबूरी का कोई फायदा उठाऊंगा या कोई ऐसी हरकत करूंगा? वो आदमी बहुत नीच था और इनसे छुटकारा पाना चाहता था। उसने इन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, पत्नी होने का कोई एहसास नहीं दिलाया, और दिलाता भी कैसे, उसका खुद बाहर चक्कर चल रहा था। मैंने घर वालों को सारी सफाई दी। कमाल है, अब तक तो सुना था कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है तो लागे है, पर यहाँ तो सबके दामन दूध के धुले हैं। अश्विनी फिर बोली और ये सुनते ही मैं भुनभुना गया और जोर से चिल्लाया, शट अप। मेरी गर्जन सुन ताऊ जी गुस्से में दहाड़े, तेरा दिमाग खराब हो गया है, होश में है या नशा करके आया है? ये लड़की ना हमारी जात की, ऊपर से तलाकशुदा, उम्र में भी बड़ी है। अश्विनी फिर चुटकी लेते हुए बोली, पर इस बार ताऊ जी ने उसे गुस्से से चुप करा दिया। मुंह बंद कर अपना। क्या जात पात देख रहे हैं आप ताऊ जी? हमारी कौन से जात वाले ने आज तक मदद की है? जब घर के हालात खराब थे तब किसने आकर पूछा था? मैंने ताऊ जी से पूछा।
मेरा आत्मविश्वास देख उनका गुस्सा भड़क उठा और वो अपने कमरे में तेजी से घुसे और दीवार पर टंगी दुनाली ले आए। दुनाली का मुंह नीतू की तरफ था और हालांकि अभी तक ताऊ जी ने बंदूक नीतू पर तानी नहीं थी, पर मुझे नीतू के लिए डर लगने लगा था। इधर नीतू भी बहुत घबरा गई थी। मैं तुरंत नीतू के आगे आ गया ताकि अगर गोली चले भी तो पहले मुझे लगे, नीतू को नहीं। घर वाले सब डरे सहमे खड़े थे। माँ, ताई जी और भाभी रो रही थी और पिताजी सर झुकाए खड़े थे। वो आज तक अपने बड़े भाई के खिलाफ नहीं गए थे। ताऊ जी, किसे गोली मारेंगे आप? इस लड़की को जिसने मेरी जान बचाई। मर गया होता मैं और आपको तो मेरी लाश देखना भी नसीब नहीं होती अगर ये लड़की ना होती तो। मैंने कहा, पर ताऊ जी पर इसका तर्री भर भी असर नहीं हुआ। वो फिर से गुस्से से चिंघाड़ते हुए बोले, तुझे शहर जाने देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ना तू वहां जाता, ना इस लड़की की बातों में आता। मैं किसी की बातों में नहीं आया। आपको इस शादी से समस्या क्या है? आपने अश्विनी की शादी के समय तो कुछ नहीं कहा। वो मंत्री कौन सा हमारी जात का था? उसने तो सारे काम ही गंदे किए थे। कितने लोगों के खून से हाथ रेंज थे उसके। नीतू के माँ बाप तो सीधे साड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने कहा, वो ऊंची जात का था। ताऊ जी गुस्से से बोले और उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा। तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि अपने से ऊंची जात में शादी करो पर नीची जात में नहीं? और आपको क्या लगता है कि मंत्री ने अपने बेटे की शादी अश्विनी से क्यों की? अपने बेटे के प्यार के आगे झुककर और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो आपके घर आया था। मैंने एकदम सच बात कही जो ताऊ जी को बहुत चुभी और उन्होंने फौरन बंदूक मेरे ऊपर तान दी। माँ, ताई जी और भाभी सब ताऊ जी से गुहार करते रहे कि वो ऐसा ना करे, पर ताऊ जी के कान उनकी गुहार नहीं सुन सकते थे। पिताजी भी उन्हें रोकने को 2 कदम बढ़े पर ताऊ जी की आंख में अंगारे देख रुक गए और सर झुकाकर खड़े हो गए। इधर मैं और नीतू समझ चुका था कि आज के दिन हम दोनों ही आज मार दिए जाएंगे और शायद इसके बारे में किसी को पता भी ना चले। नीतू पीछे खड़े रोने लगी थी और उसके रोने की आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मुझे कैसे न कैसे करके नीतू को यहाँ से निकालना था, पर मुझे ताऊ जी के सामने अडेग खड़ा देखकर नीतू में हिम्मत आ गई और वो पीछे से निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, ताऊ जी रुक जाइए। आपको जान लेनी है तो मेरी ले लीजिए। इनकी, सागर की जान लेकर आप सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाओगे। मैं तो वैसे भी इस घर की नहीं हूं, तो मेरी जान लेकर आपको उतना दुख नहीं होगा। मैंने नीतू का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे करने जा रहा था कि ताऊ जी बोल पड़े, मुझे तेरी जान लेने का भी कोई शौक नहीं है। निकल जा इससे भी और सागर की जिंदगी से भी। ये सुनते ही नीतू ने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया और रोती हुई जाने को पलटी, पर मैंने उसका हाथ एक बार फिर पकड़ लिया। मर तो मैं वैसे भी जाऊंगा, मैंने कहा तो नीतू एक पल को रुकी और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं यहाँ आपको आपके परिवार के हाथों मरवाने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ सबका आशीर्वाद लेने आई थी। पर अगर ताऊ जी नहीं चाहते कि ये शादी ना हो तो मैं बस उनसे आपको मांग सकती हूँ, छीन नहीं सकती। अपने परिवार के बिना आप कितना तड़पे हो ये मैंने देखा है और फिर उसी तरह तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। नीतू ने रोते हुए कहा, तो तुम भी मुझे छोड़ दोगी? फिर उसी हाल में जिससे बाहर निकाला था। अब तो मेरे आंसू भी बह निकले थे। मजबूर हूँ। नीतू ने बिलख कर रोते हुए कहा। मैंने तेजी से नीतू को अपने पास खींचा और उसे अपने गले लगा लिया और आंखों में गुस्सा ले ताऊ जी को देखा और जोर से चिल्लाया, मार दो हम दोनों को और इसी आंगन में गाड़ देना। रोज हमारी कब्र पर बैठकर अपनी इज्जत और शानो शौकत की पीपड़ी बजाते रहना। इतना कहकर मैं नीतू को खुद से समेटे हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगा। ताऊ जी मेरी गर्जन सुनकर कांप गए थे, पर उनका अहम उनके ऊपर हावी था। उन्होंने दुनाली मेरी पीठ पर तान दी, सेफ्टी लॉक खोला और ट्रिगर दबाए। गोली चली और छत पर जा लगी। पिताजी ने आगे बढ़कर ताऊ जी की बंदूक की नली छत की तरफ कर दी थी, जिससे गोली छत में जा घुस। मैं और नीतू एकदम से रुक गए। नीतू को लगा कि वो गोली मेरे जिस्म में घुसी है और उसके प्राण सूख गए, पर जब उसने मुझे ठीक ठाक देखा तो उसकी जान में जान आई। इधर अश्विनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके हिस्से की खुशी लगभग मिल ही गई हो। हम दोनों पलटे और देखा कि पिताजी जीवन में पहली बार अपने बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और तेजी से सांस ले रहे हैं। ये आप क्या करने वाले थे भाई साहब? मेरे बेटे पर गोली चलाई आपने, मेरे बेटे पर? इतना कहते हुए पिताजी ने झटके से उनके हाथ से बंदूक छीन ली और दूर फेंक दी।